हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैट फॉर स्टडीज़। आज मैं आपके लिए एक और धमाकेदार वीडियो लेकर आ चुका हूँ, जिसमें कि मैं आपके लिए चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स साइंस का 9th क्लास का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर लेके आ चुका हूँ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है समझने में और थोड़ा सा टिपिकल भी है चैप्टर। तो इसे हम अच्छी तरीके से समझेंगे बिल्कुल। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें टॉपिक दे रखा है, उसको पढ़ते हैं। देखिए उसमें क्या है। चलिए, आई होप अब आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे ही एंजॉय करते रहिए। मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस हर चैप्टर की, आप जो कहेंगे आप मुझे कमेंट में बोलेंगे, मैं वो आपको बना के दूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर टू आवर चैप्टर। Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter। मतलब जो एंशियंट इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स थे, वो हमेशा जो हमारी अनसीन मतलब अनसीन जो फॉर्म है हमारे मैटर की, उसके लिए हमेशा वंडर्ड रहते थे, परेशान से रहते थे। उन्हें समझ भी नहीं आता था इसके बारे में कुछ। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया। जो आइडिया है वो डिविजिबिलिटी का, वो बहुत ही पहले कंसिडर कर दिया गया था इंडिया में, अराउंड 500 मतलब 50 BC। एन इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड़ postulated that if we go on dividing matter, padarth, we shall get smaller and smaller particles. Ultimately, a stage when come a stage will come when we shall come across the smallest particles beyond which further division will not be possible। इसमें क्या देख रखा है हमें कि जो एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था महर्षि कन्नड़, उन्होंने ये बोला कि अगर हम जो हमारा मैटर है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं पदार्थ, उसको अगर हम डिवाइड करते रहेंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो डिवाइड होना बंद हो जाएगा, है ना। वो डिवाइड होना बंद हो जाएगा, वो डिवाइड नहीं हो सकता आगे। ही नेम्ड दीज पार्टिकल्स परमाणु। उन्होंने इन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया? परमाणु। अनदर इंडियन फिलोसोफर पकुडा कटयामा elaborated this doctrine and said these particles normally exist in a combined form which gives us various forms of matter। मतलब एक और इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था पकुडा कट्यामा। उन्होंने ये बोला कि जो ये पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें महर्षि कन्नड़ ने परमाणु नाम दिया था, वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और जो हमें बहुत सारे मैटर देते हैं बना बना के। कंबाइंड फॉर्म मतलब वो फ्री स्टेट में अकेले नहीं रह सकते, ठीक है। अराउंड द सेम इरा, एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस suggested that if we go on in dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further। मतलब सेम एरा मतलब इसी उसके जो साइंटिस्ट होते हैं, जो फिलोसोफर्स होते हैं, डेमोक्रिटस और लूसिपस, दो नाम है साइंटिस्ट के। उन्होंने ये बोला कि अगर हम डिवाइड करते रहेंगे मैटर को तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि डिवाइड नहीं हो सकता आगे। वो जैसे महर्षि कन्नड़ ने बोला था ना कि वो आगे डिवाइड नहीं हो सकता, ऐसे इन्होंने बोला। डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटम्स मीनिंग इनडिविजिबल। मतलब जो डेमोक्रिटस थे, उन्होंने इन जो पार्टिकल्स हैं जो डिवाइड नहीं हो सकते, उन्हें क्या नाम दिया? एटम्स। और इनका क्या मीनिंग होता है? इनडिविजिबल। All this was based on philosophical considerations and not much experimental work to validate these ideas could be done till the 18th century। मतलब जो ये सब कुछ बेस्ड था वो फिलोसफिकल कंडीशंस, ये एक एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं था, वो 18th सेंचुरी से भी पहले का वर्क था, है ना। By the end of the 18th century, scientists recognized the difference between elements and compounds। जो ये इन्होंने बोला था कि एटम्स हैं और ये सब एटम्स परमाणु जिन्हें नाम दिया था इन्होंने, सॉरी ये थोड़ी स्क्रीन स्क्रॉल हो गई मेरी, जिन्होंने परमाणु नाम दिया था ना, वो 18th सेंचुरी तक ही रहा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रिकॉग्नाइज्ड करा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को, डिफरेंस उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करा, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में,
Okay. uh, between elements and compounds, and naturally became interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine. मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो गए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए ये जानने के लिए कि जो ये एलिमेंट्स होते हैं ये कंबाइन कैसे करते हैं और कब कंबाइन करते हैं, क्या क्या कंबाइन क्या होता है जब ये कंबाइन करते हैं. Antoine L. Lavoisier laid the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination. मतलब जो हमारे साइंटिस्ट हैं एंटोनी एल लेवोजियर, उन्होंने केमिकल साइंस में बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट करा है. उन्होंने दो लॉ एस्टेब्लिश करे हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंट्स बाय लवोजियर एंड जोसेफ एल प्रोस्ट. मतलब जो ये हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हैं ये लॉज किसके बाद वेरीफाइड हुए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, जो कि किसने करी है, लवोजियर ने और जोसेफ एल प्रोस्ट ने. ये दो हमारे साइंटिस्ट थे. ठीक है. तो हमारा पहला जो लॉ आता है बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है 3.1.1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये क्या है भाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इज देयर अ चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस. क्या मास में चेंज आता है जब हमारा केमिकल रिएक्शन होता है? पढ़ते हैं चलो. एक्टिविटी नहीं पढ़ेंगे हम, एक्टिविटी में ही है सब कुछ. एक्टिविटी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि एक्टिविटी से समझ में आएगा ना. टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एक्स एंड वाई ऑफ केमिकल्स. एक्स जिसमें कि क्या क्या है, एक तो कॉपर सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है ना, लेड नाइट्रेट, ये तीन चीज़ें. और जो वाई है ये दोनों वो है ना कि दो सेट हैं, और वाई जो है सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड. ठीक है. प्रिपेयर सेपरेटली अ 5% solution of any one pair of substance listed under x and y each in 10 ml in water. मतलब हर एक जो ये सब्सटेंस है उसको 5% 10 ml वाटर में मिला दो. ठीक है. जो एक एक्स का और वाई का एक एक सब्सटेंस है जैसे कॉपर सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, लेड नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ये सब चीज़ें हैं, इनको 5% 10 ml वाटर में मिला दो. टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाई इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड सम सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन इग्निशन ट्यूब. मतलब जैसे दिखाया हुआ है हमें सॉल्यूशन ऑफ वाई एक कॉनिकल फ्लास्क में लो. ये जो कॉनिकल फ्लास्क है ना हमारा, ये चीज़ हमारी कॉनिकल फ्लास्क, दिस वन, इस ये हमारा बना हुआ है पूरा. इसमें हमारा सॉल्यूशन ऑफ वाई लो, ये सॉल्यूशन ऑफ वाई. और जो हमारी ये छोटी सी डिब्बी टाइप है ना, इग्निशन ट्यूब जिसे बोलते हैं, उसमें लो सॉल्यूशन ऑफ एक्स. उन सॉल्यूशन ऑफ वाई उसके सारे एलिमेंट्स जितने भी कंपाउंड्स थे उनका सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन एक्स है ये उनके कंपाउंड्स का सॉल्यूशन है. ठीक है. हैंग द इग्निशन ट्यूब इन अ फ्लास्क केयरफुली. See that the solution do not get mixed. Put a cork on the flask. मतलब उसको हैंग कर दो केयरफुली, और ये देखोगे आप कि वो जो है सॉल्यूशन वो नहीं मिल रहा है. पुट अ कॉर्क ऑन द फ्लास्क. एक फ्लास्क पर कॉर्क लगाओ. ठीक है. तो अब देखते हैं आगे क्या है इसमें. Weigh the flask with its contents carefully. Now tilt and swill the flask so that the solution and x and y get mixed. मतलब जो हमारा वो है, जो हमारा फ्लास्क है उसके कंटेंट्स उसमें केयरफुली मिला दो. फिर उसको टिल्ट करो, हिलाओ, स्विल करो, घुमाओ, और उसको मिक्स्ड कर दो दोनों को. वे अगेन उसको वेट करो. What happens? What happens in the reaction flask? Do you think that a chemical reaction has taken place? Why should we put a cork on the mouth of the flask? Does the mass of the flask and its contents change? मतलब
इसमें यही बोला हुआ है कि पहले का जो मास था, लॉज ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट, वो दोनों इक्वल होंगे। जो हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट है, इसका सॉल्यूशन ऑफ वाई ये, और सॉल्यूशन ऑफ एक्स, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो वो इसमें ये दोनों इक्वल हो जाएंगे हमारा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब जो ये लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन मास है, ये हमें ये बोलता है कि मास ना ही तो क्रिएट करा जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा केमिकल रिएक्शन का, लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या पढ़ा, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा। तो उसमें हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने ये पढ़ा कि जो रिएक्टेंट का मास होता है वो उसके इक्वल होता है प्रोडक्ट के मास की। एक्टिविटीज हमने पढ़ा ना ये। और जो हमारा मास है वो ना ही तो क्रिएट करा जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। ओके। Law of constant motion. Lavoisier, along with other scientists, noticed that many compounds were composed of two or more elements, and each such compound had the same element in the same proportion, irrespective of where the compound came from or who prepared it. मतलब लेवोजियर जो है हमारे उन अदर साइंटिस्ट के साथ मिलकर उन्होंने ये नोट करा कि जो कंपाउंड्स हैं वो एक और दो और ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, जिसमें कि जो हमारे कंपाउंड में एलिमेंट्स होते हैं उनका जो मास का रेशियो होता है वो फिक्स होता है। हमारे कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स मिक्स होते हैं उनके जो मास होते हैं ना, उनका रेशियो फिक्स होता है कंपाउंड में, वो चेंज नहीं होता। इन द सेम प्रोपोर्शन इरेस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम एंड हु प्रिपेयर इट। मतलब ये सब कंपाउंड आते कहाँ से हैं, इन्हें कौन बनाता है। इन अ कंपाउंड सच एज वाटर द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द हाइड्रोजन टू द मास ऑफ द ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। मतलब जो हमारा कंपाउंड है एक वाटर, उसमें जो हमारा रेशियो होता है हाइड्रोजन के मास का और ऑक्सीजन के मास का हमेशा 1:8 होता है। वट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, दस इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डीकम्पोज्ड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड। मतलब जो अगर वो कहीं से भी लिया जाए, उसका सोर्स कहीं से भी हो, अगर 9 ग्राम वाटर है उसको हम डिकम्पोज करें तो उसमें से 1 ग्राम तो हाइड्रोजन निकलेगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन निकलेगा। Similarly, in ammonia, nitrogen and hydrogen are always present in the ratio 14:3 by mass, whatever the method or the source from which it is obtained. मतलब जैसे अभी अमोनिया में होता है, अमोनिया का क्या फार्मूला होता है, NH3 मतलब N नाइट्रोजन, H हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जो फार्मूला रेशियो होता है अमोनिया में, वो हमेशा 14:3 होता है मास का। अब चाहे वो कहीं से भी लिया जाए, चाहे वो किसी भी मेथड से लिया जाए, किसी भी केमिकल रिएक्शन से बनाया जाए, तो उसमें हमेशा 14:3 होता है मास का, अमोनिया का। दिस लेड टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन कांस्टेंट प्रोपोर्शन which is also known as the law of definite proportion. This law was stated by Proust as in a chemical substance the elements are always present in a definite proportion by mass. मतलब ये जो हमारा लॉ है इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। ये जो लॉ है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये प्राउस्ट ने दिया था। इसको उन्होंने क्या बोला था, इनकी डेफिनेशन देखिए, यहाँ से आप डेफिनेशन मार्क कर सकते हैं। इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। ये जो हमारी डेफिनेशन है law of constant proportion की। The next problem faced by scientists was to give appropriate explanation of these laws. British chemist John Denton provide the basic theory about the nature of matter. Dalton picked up the idea of divisibility of matter, which was still then just a philosophy. मतलब एक प्रॉब्लम ये आई साइंटिस्ट पे कि इन लॉज की एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे दें। तो जो हमारे ब्रिटिश केमिस्ट थे जॉन डाल्टन, उन्होंने क्या करा, उन्होंने थ्योरी दी, बेसिक थ्योरी दी
मैटर के नेचर के बारे में। और इज दिस, उन्होंने हम मैटर के नेचर के बारे में थ्योरी दी। उन्होंने बोला मैटर की डिविजिबिलिटी के बारे में, जो कि एक जब के ज़माने में जो कि एक फ़िलासफ़ी थी। He took the same atoms as given by the Greeks and said that the smallest particle of matter are atoms. His theory was based on the law of chemical combination. Dalton's atomic theory proved an explanation for the law of conservation of mass in the law of definite proportion। मतलब जो ये हमारे जॉन डॉल्टन हैं, उन्होंने एटम्स ग्रीक वर्ड से बनाया था, जो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, है ना। उनकी जो थ्योरी थी वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पे बेस्ड थी। कौन सा दो लॉज होते हैं, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। अभी जो हमारा येलो ब्लॉक है इसमें हमें जॉन डल्टन के बारे में दे रखा है, वो आप रीड कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। According to the Dalton's atomic theory, all matter, whether an element, a compound or a mixture, is composed of small particles called atoms। मतलब जो हमारे डॉल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी है उसके हिसाब से कि जो सभी जो जितने भी मैटर होते हैं, जैसे कि चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, वो एक स्मॉल यूनिट से बने हुए होते हैं जिसको हम मैटर एटम्स बोलते हैं। द postulates ऑफ दिस थ्योरी may be stated as follows। अब ये कुछ postulates दिए हुए हैं डॉल्टन ने अपनी थ्योरी के, चलिए पढ़ते हैं इनको। ऑल मैटर इन मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। सभी मैटर्स एक टिनी पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, उनको कहते हैं हम एटम्स, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड इन और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं जो कि ना ही तो डिस्ट्रॉय होते हैं और ना ही क्रिएट होते हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में। सो एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो हमारे एटम्स होते हैं गिवन एलिमेंट के, वो मास में भी आइडेंटिकल होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी। गिवन एलिमेंट मान लीजिए जैसे ऑक्सीजन है तो उसका जो एटम होगा वो उसका मास भी सेम होगा सभी ऑक्सीजन एटम्स का, चाहे वो कितने भी हों। मतलब एक जैसे एक है उसका दूसरे का जैसे एक एटम है ऑक्सीजन का, उसको दूसरा एटम भी ऑक्सीजन का, तो उन दोनों के मास भी सेम होंगे और उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट मास होते हैं, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एटम्स कंबाइंड रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स किस में कंबाइन करते हैं, स्मॉल होल नंबर्स के रेशियो में, किसको बनाने के लिए, कंपाउंड्स को बनाने के लिए। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। मतलब जो रिलेटिव नंबर होता है और काइंड होता है एटम का, ठीक है, वो किस कांस्टेंट होता है कंपाउंड में, मतलब वो चेंज नहीं होता। अभी मैंने बोला ना कि वो चेंज नहीं होता, उसका रेशियो फिक्स होता है, ठीक है। यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स। आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो जितने ऑल मैटर्स हैं वो और छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं, वो एटम्स से भी छोटे होते हैं, ठीक है। जो एटम्स होते हैं वो ही छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम आगे का टॉपिक आगे की वीडियोस में कवर करेंगे कि ये चैप्टर बहुत ब्रॉड है, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी एटम के बारे में और मोर कॉन्सेप्ट भी है, काफ़ी सारी चीज़ें फ्रेंड्स। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। आज हमने 2 लॉज कंप्लीट कर लिए एटम्स की, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी कंप्लीट कर ली, बहुत है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ एंड लाइक माई चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू कमेंट कि मुझे NCERT क्वेश्चंस डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I will meet you in the next video with next topic. Till then, bye bye. Thank you for watching.